नमस्कार। सूचना और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में एक बड़ी क्रांति ला दी है। आज हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी पहलू को बिना सूचना और प्रौद्योगिकी के सोच ही नहीं सकते। आईटी यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का महत्व यह है कि हमारी उत्पादकता और दक्षता दोनों को बढ़ाता है। गत वर्षों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सूचना और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ और आज मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंटरनेट स्पीड बढ़ा है, ऑनलाइन सेवाएं बढ़ी हैं और उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी उछाल आएगा। तो द्वीप विकास और प्रशासन के इस कार्यक्रम के अंक में हम बात करेंगे सूचना और प्रौद्योगिकी के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने और भावी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशासन में सूचना और प्रौद्योगिकी के विशेष सचिव डॉक्टर उत्पल शर्मा। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है द्वीपों में, इंटरनेट स्पीड भी बढ़ा है, तो हम दो पहलुओं पर जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। पहली तो कनेक्टिविटी और दूसरी सेवाएं। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो मोबाइल कनेक्टिविटी की रीच, यहाँ पहुँच द्वीपों में कहाँ तक है? देखिए, जब आप मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें दो पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है। एक तो टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी का मतलब यह है कि एक 100 पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास मोबाइल हैं जी। उस मामले में हम बहुत आगे हैं। आज के दिन में जितने भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी अगर आंकड़े लें, डेटा लें, तो करीब 7 लाख के आसपास मोबाइल कनेक्टिविटी है। और पॉपुलेशन जैसे आपको मालूम है कि 2011 सेंसस के हिसाब से 3,80,000 के आसपास है जी। आज के दिन में आप अगर प्रोजेक्ट भी करते हैं तो जो आंकड़ा दिखता है कि करीब 4 लाख के आसपास, तो उसको आप अगर 7 लाख से डिवाइड करें अराउंड 177% आता है। मतलब 100 लोगों का जो बेस है जी। उनके पास 100 से ज़्यादा, मतलब 177 मोबाइल है। एवरेज एक के पास एक से ज़्यादा मोबाइल है, लगभग दो के। हाँ, 177। जी 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 जी। और ये अगर नेशनल एवरेज के हिसाब से देते हो बहुत ही हम आगे हैं जी। मगर जहाँ तक सवाल है कि स्प्रेड कनेक्टिंग ऑल दी फार फ्लंग आइलैंड, जैसे आपको मालूम है ये बहुत बड़ी चैलेंज है और एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन इट वेरी विगरसली। और 2014 में जी। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने डीओटी को रिक्वेस्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन और डीओटी के रिक्वेस्ट से ट्राई ने बहुत एक स्टडी कैरी आउट की जी। तो यहाँ पर कैसे मेनलैंड आइलैंड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और विद इन आइलैंड बढ़ाया जाए। जी। आपने देखा है मेनलैंड आइलैंड के कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार हुआ है। 2020 में आपके अंडर सी केबल लग गए हैं और विद इन आइलैंड में 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक है आपका कवरिंग ऑल अनकवर्ड आइलैंड्स जी। और दूसरा जो एरिया जो छूट गए हैं। 2 बड़े प्रोजेक्ट में करीब 200-250 टावर लग रहे हैं। जी। तो आज की स्थिति में अगर आंकड़े देखें, डेटा देखें तो 14 आइलैंड आर फुली कवर्ड, 14 आर पार्शली कवर्ड और 13 अनकवर्ड है। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे द्वीप तो कवर हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल के जो सिग्नल्स है, ड्रॉप कॉल्स, ऐसे कई द्वीपों में सुनने को मिलता है। इसके निदान के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये तो आपने बहुत ही सही प्रश्न आपने रखा है जी। देखिए, जो टावर लगते हैं उनकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि एक का जो अपना टेरिटरी जब ख़त्म होने के पहले दूसरा ओवरलैप करे जी। और जब हिली टेरेन होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि शैडो एरिया हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ हिली टेरेन है तो इसलिए थोड़ी वो दिक्कत आती है, मगर टावर की संख्या बढ़ रही है। जी। 2 बड़े प्रोजेक्ट जो मैंने कहा कि अगले 6 महीने में कार्यान्वित हो जाएंगे। एक BSNL इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा RGO, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड है USF को थ्रू, और जिसमें जितने भी अनकवर्ड विलेजेस हैं करीब 226 विलेज सब के सब कवर हो जाएंगे। और हमारे कुछ आइलैंड हैं जहां कनेक्टिविटी है ही नहीं, वो सब भी कवर हो जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात होगी द्वीपों के लिए कि प्रशासन सुनिश्चित करना चाहता है कि हर कोने में, हर गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी मिले। और जैसा कि सर ने बताया कि जब टावर्स लग जाएंगे तो कॉल ट्रांसफ़र टावर टू टावर जल्दी होगा, कॉल ड्रॉप नहीं हो पाएंगे, कनेक्टिविटी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। जी जी जी। सर, अब बात करते हैं मुख्य भूमि और द्वीपों की तुलना में। तो जैसा आपने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि हर तबके को, हर गांव तक, कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए।
तो जब हम मुख्य भूमि में देखते हैं तो शायद हर कोना लगभग मोबाइल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो द्वीपों की स्थिति मुख्य भूमि की तुलना में कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप पब्लिश डेटा देखें तो जो टेली डेंसिटी है अर्बन एरिया इज़ अराउंड 90 to 95%, रूरल एरिया इज़ लेस जी। तो उस हिसाब से अंडमान इज़ एट पार इफ़ नॉट बेटर कंपेयर टू बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। नाउ जहाँ कनेक्टेड नहीं है दैट इज़ ए चैलेंज, और वो कनेक्टेड ना होने के कई कारण हैं। अगर हम टावर लगाते हैं, टावर विल रेडिएट सिग्नल, मगर टावर को बैकहॉल चाहिए, उसको आप कनेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आपको टेरेस्ट्रियल केबल होगा जो एक्सचेंज से कनेक्ट होगा। तो ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे आप टेरेस्ट्रियल केबल भी नहीं लगा सकते, बिकॉज जैसे आप एक आइलैंड पकड़ लीजिए, लैंडफॉल आइलैंड हो गया, लिटिल निकोबार हो गया, वो सब जगह फिर आपको वीसैट के द्वारा सिग्नल लेके फिर टावर को आप कनेक्ट करना पड़ेगा और टावर रेडिएट करेगा। तो ये सब चैलेंज है, बट जो डेटा है अंडमान उस मामले में मेनलैंड के अपेक्षा अच्छा ही है, और जो कनेक्टेड नहीं है वो अनदर 6 महीने में आप देखिए वो भी कनेक्टेड हो जाएंगे। सर, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास जब होता है तो इसका आम जनता तक जो फ़ायदा पहुंचता है मोस्टली ऑनलाइन सेवाओं के जरिए पहुंचता है। जी। तो ऑनलाइन सर्विसेज के लिए ज़रूरी है कि डेटा की जो स्ट्रेंथ हो मोबाइल के थ्रू वो काफ़ी अच्छी हो। डेटा के स्ट्रेंथ को सुधारने के लिए और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ डेटा का रीच भी हर घर तक पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? देखिए, हमारा जो विभाग है हम फैसिलिटेट करते हैं जी। जैसे कि अभी जब अंडर सी केबल की प्रोजेक्ट आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो फैसिलिटी चाहिए था, जो सपोर्ट चाहिए था, वो हम लोगों ने फैसिलिटेट किया। कहीं लैंड चाहिए था, पावर की कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी, या फिर दूसरे परमिशंस और बाकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो हम लोगों ने फैसिलिटेट किया। अब देखिए BSNL का जो प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें करीब 83 टावर्स को वो 2G से 4G करेंगे और 86 नए टावर 4G लगाएंगे। अच्छा। तो इसमें उनको ज़मीन आवंटन कराना, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, फैसिलिटेट करना ताकि उनको समय पे मिले, फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये सब हम करते हैं। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट में करीब 250 से 250 के आसपास टावर अपग्रेड होंगे या नए लगेंगे, और जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी और इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। सर, आपने 4G की बात कही कि टावर्स बदले जा रहे हैं ताकि 4G इनेबल्ड हो जाए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4G सैचुरेशन, ताकि हर कोने तक 4G की सेवाएं पहुंच सके, इसकी क्या योजना है और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये भारत सरकार के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जी। और अंडमान में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और हाईएस्ट लेवल में इसकी मॉनिटरिंग होती है टाइम टू टाइम, ताकि कहीं कोई रुकावट ना हो। और ये प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 4G सैचुरेशन जो भी अनकवर्ड एरिया है वहाँ हो जाएगा, और BSNL के जितने टावर जो 4G नहीं है वो अपग्रेड किए जाएंगे, और जो बाकी ऑपरेटर तो ऑलरेडी 4G में ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मान के चलें कि आने वाले 6 महीनों के अंतर्गत जी हम जब यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से चले मध्योत्तर अंडमान की ओर, तो जितने भी हैबिटेशन से गांव हैं उन क्षेत्रों में हमें मोबाइल कनेक्टिविटी डेटा के साथ उपलब्ध होगी। बिल्कुल। सर, जब अंडर सी केबल आया केनी के थ्रू और अंडमान निकोबार ने एक इंटरनेट की स्पीड पे एक बूस्ट देखा, तो आज की तारीख में अंडमान निकोबार द्वीपों में 2 तरह से देखते हैं। एक तो पोर्ट ब्लेयर को अलग से देखते हैं और अन्य द्वीपों को अलग से देखते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर में बैंडविड्थ की क्या स्ट्रेंथ है और बाहरी द्वीपों में क्या स्थिति है? देखिए, जो अभी अंडर सी केबल आया इसमें बहुत ही इनकी जो अवेलेबिलिटी है बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा है जी। फिलहाल रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, इसलिए जो मशीनरी इक्विपमेंट को 200 Gbps में सेट किया गया है जी। और 200 Gbps में अगर तीनों ऑपरेटर आप मिला लेते हैं करीब 138 Gbps यूज़ करते हैं। अच्छा। माने उन्होंने लिया है, और उसमें जो पब्लिक यूज़ कर रही है करीब 80 से 90 Gbps ही तक यूज़ हो रहा है। अच्छा। तो जितना अवेलेबल है उसका केवल मेरे हिसाब से एक 50% ही यूज़ हो रहा है, और जितना उन्होंने लिया है उसका 70% वो यूज़ कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो उससे क्या होगा कि TSP और डिमांड करेगी, वो हिसाब से बैंडविड्थ और बढ़ाया जाएगा।
जहाँ तक आइलैंड का सवाल है, फिलहाल 100 Gbps रखा गया है और इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा है। अच्छा। तो जो जितने भी आपके जो TSPs हैं वो घर घर FTTH दे रहे हैं ताकि बैंडविड्थ उसमें ज़्यादा मिले, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। तो ये काम चल रहा है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली TSPs भी चाहते हैं कि बैंडविड्थ ज़्यादा यूटिलाइज हो ताकि उनका रेवेन्यू भी अच्छा हो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रेटजी। बिल्कुल सर, ये इंटरनेट स्पीड की स्थिति आज की तारीख में निकोबार ज़िले में कैसी है? देखिए निकोबार ज़िले की जब बात करते हैं जी। कार निकोबार में लैंडिंग स्टेशन है जी। कैम्बल बे में लैंडिंग स्टेशन है और कमोटा में लैंडिंग स्टेशन है। जी। ये तीनों जगह बैंडविड्थ आपको एडिक्वेट है। और दूसरे जो आइलैंड है आज के दिन में वो कनेक्टेड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टेकअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम कर रही है कि दूसरों आइलैंड में भी एक ऑल्टरनेट अंडर सी केबल लगाया जाए। जी। क्योंकि आज के दिन में हमारे पास जो कनेक्टेड है एक चेन्नई से आ रही है। जी। अगर कभी कट जाए तो क्या हो जाता है, उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। तो रिडंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो रिडंडेंसी के लिए एक और ऑल्टरनेट केबल की बात की जा रही है। और जिसमें जो मेन आइलैंड जो छूट गए हैं, जैसे कि शहीद द्वीप हो गया और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के चावरा, तरसा, कचाल, लिटिल निकोबार, ये सबको कवर करने का इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम भी जल्दी से जल्दी शुरुआत होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी योजना सफल हो और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे निकोबार ज़िले के लोगों को भी ये सुविधा मुहैया हो सके। सर, आपका विभाग मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट के साथ साथ विभिन्न सिटीजन सेंटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपका विभाग कौन कौन सी सिटीजन सेंटर सर्विसेज देखता है, मॉनिटर करता है, और साथ ही साथ आप विभागों को भी सेवाएं देते हैं। तो पहले तो सिटीजन सेंटर सर्विसेज क्या क्या हैं? देखिए, जहाँ तक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज जो डायरेक्टली सिटीजन से लिंक्ड है उसको ऑनलाइन करना, ये हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है, कभी कभी दे टेक द एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे कि PDS जो हुआ था वो बाहर की एजेंसी से उन्होंने किया, हम लोगों ने गाइड किया, IT डिपार्टमेंट ने। शिप टिकटिंग है वो रेलवे के क्रिज से किया गया है। और कुछ सर्विसेज NIC करती है, कुछ हमारे IT डिपार्टमेंट की सॉफ्टटेक करती है। आज के दिन में अगर आप देखें सब मिलाकर कोई 200 सवा 200 के आसपास सर्विसेज है, जिसमें NIC की सर्विसेज है, सॉफ्टटेक की सर्विसेज है। सॉफ्टटेक के करीब 110-115 सर्विसेज है, NIC भी अराउंड 125 के आसपास है। तो 250 सर्विसेज है। और सिटीजन्स को इससे ये फ़ायदा हो गया कि जैसे आप जानते हैं कि उनको डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और इसमें भी कि उनको समय में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। जी। मुझे ये बोलकर खुशी हो रही है कि CS सर पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कितने दिन तक सर्विस रुका है, क्यों नहीं मिला। और ये भी डायरेक्शन उन्हें दिया है कि कैसे जो गवर्नमेंट प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई करें। अच्छा। कैसे डॉक्यूमेंट्स जो आज के दिन में रिक्वायर्ड है उसको कम किया जाए ताकि सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, आपका IT विभाग ऐसा कहा जाता है कि मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पे कार्य करना चाहता है। एक तो है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना, और दूसरा आपका जो प्रशासन का कोई भी विभाग आपसे सहयोग चाहे तो आपको उसका सहयोग करता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो और जो भी IT सेक्टर के इम्प्रूवमेंट या बूस्ट के लिए हो। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये देखिए IT डिपार्टमेंट जो है, ये तो जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी डिपार्टमेंट को कोई भी चीज़ की मदद की आवश्यकता पड़े जी, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना, कोई सोल्यूशन IT रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये हमारी प्राथमिकता है और उसको हम प्रायोरिटी में लेते हैं। जी सर, जब कोविड आया तो उसने एक चीज़ सब लोगों को सिखाया, या चाहे ये कहें कि सब जानते थे लेकिन उसको बढ़ावा दिया हो, वो है E-ऑफिस का, कि लोग घर से ही काम कर ले, जहाँ है वहीं से काम कर ले। तो E-ऑफिस हमारे द्वीपों में भी इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये कब शुरू हुआ और आज की स्थिति क्या है? E-ऑफिस जब हमारे द्वीप में शुरू हुआ, वैसे स्पीड वर्क बहुत दिन पहले से चल रहा था जी। समहाउ उसमें उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई। जी।
हमारे प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब आने के बाद उन्होंने, मुझे आज भी याद है, करीब 8 अगस्त के दिन जी उन्होंने कहा कि भाई, सेक्रेटरी आईटी को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई इसको 15 दिन में हमें इम्प्लीमेंट करना है। जी तो जब हमने एनआईसी से बात की, बोले नहीं ये तो 3-4 महीने से पहले होगा ही नहीं। बट देन फॉर्चुनेटली वी हैड ए गुड टीम, वी हैड ए गुड सपोर्ट फ्रॉम लोकल एनआईसी एंड दी एनआईसी जो दिल्ली में है, उन्होंने रिमोट अच्छा सपोर्ट किया। और प्लस सॉफ्टेक की जो टीम थी, उन्होंने जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी लैन एस्टेब्लिश करनी थी वो किया। और आई थिंक द फर्स्ट फाइल रोल्ड आउट ऑन 28 ऑफ अगस्त। बीच में 2-3 दिन छुट्टी थी, जन्माष्टमी, 15 अगस्त वगैरह। तो वी कुड डू इट इन ए वेरी रिकॉर्ड टाइम, विच एनआईसी से, जो एनआईसी कहती है कि ये बहुत ही मतलब दूसरे स्टेट और यूटी के लिए दिस हैज सेट ए बेंचमार्क कि इतने कम समय में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और आज तो आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ गॉन टू ई ऑफिस, और जितने भी डिपार्टमेंट है दे आर ऑल कवर्ड। एंड इन द आउटर आइलैंड, जो हमारे दूसरे आइलैंड है, वो भी कनेक्टेड है, बट उनको लास्ट डेस्क तक कनेक्ट करने का जो है दैट इज़ बीन टेकन ऑन प्रायोरिटी। बिल्कुल सर, ये आईटी का तो कहते हैं कि महत्व ही यही है कि वो उत्पादकता, दक्षता दोनों को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली ये जो आपका जो ई ऑफिस है उसमें भी सफल होगा और वो सुनिश्चित कर पाएगा। सर, आज की तारीख में पूरे प्रशासन में ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट करने की मुहिम चलाई गई है, तो कितने डिपार्टमेंट इसमें ऑन बोर्ड हैं और कितने आने वाले हैं? सारे डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड हैं। अच्छा। उनके ऑफिसेज भी ऑन बोर्डेड है जी। और आज के दिन में करीब 4,500 यूज़र हैं। अच्छा। हमने जब शुरुआत की थी, हम सोच रहे थे हम लोग कि भाई 2000 यूज़र से ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो शुरुआत 2000 से का लाइसेंस लिया था जी। जब इम्प्लीमेंट किए तो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सेक्शन गॉट कनेक्टेड। तो फिर हमने 5000 इंक्रीज़ किया। शायद अभी बहुत जल्दी हमें वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 7000 तक लाइसेंस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, जब भी ऐसी ई ऑफिस जैसी कोई आईटी सेवाएं इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो एक सबसे बड़ी चुनौती है उसके यूज़र को ट्रेन करना। चूँकि आपके विभाग ने इसको एक रिकॉर्ड टाइम में इम्प्लीमेंट किया, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या चुनौतियाँ थी, कैसे आप लोगों ने उसको डील किया? एक तो अच्छी बात थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में हर लेवल के लोग आईटी सेवी पहले भी थे, आज भी हैं जी। तो एज सच मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। यही था कि आपको एक मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है, और जो हम फिज़िकली जो फाइल हैंडल करते हैं, जो माइंडसेट है, और जब तक फाइल फिज़िकली आप देखेंगे नहीं, ड्राफ्ट चेक नहीं करेंगे, वो माइंडसेट को हटाना है। जी। तो एक पॉजिटिव प्रेशर जो क्रिएट किया गया था हायर अथॉरिटी से, दैट एक्टेड इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। एंड बहुत कम समय में जो वर्किंग ग्रुप है, जो जितने भी ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ है, वो अडॉप्ट कर गए अपने आप को अलाइन कर गए, और इसको, ये जो नए सिस्टम को जल्दी से फॉलो करने लगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं इस पे ऑन बोर्ड हैं, तो बाहरी द्वीपों में अगर मध्योत्तर अंडमान निकोबार जिले की ऐसी बात करें तो क्या सभी ऑफिस से जुड़े हुए हैं या अभी कोई योजना है इनको जोड़ने की? नहीं, जैसे मैंने कहा, देखिए जितने भी फाइल सेक्रेटरीट आते हैं सेक्रेटरीज के पास जी, वो या डीसी से आए या फिर कहीं से भी आए, इट इज़ कम थ्रू ई मोड। जी। अब जो कंसर्न डीसी के पास जो फाइल जाती है वो भी मैक्सिमम ई मोड में है, बट एसी ऑफिस तक, लास्ट डेस्क तक जो आपको ई मोड में ले जाना है, उसमें काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा ताकि लास्ट डेस्क तक ई मोड में रहे। बिल्कुल सर, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रशासन के पहल से और रिक्रूटमेंट ड्राइव का एक मुहिम चलाया गया है। बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हुए, टेस्ट हुए, और उसका परिणाम था हाल ही में 26 सितंबर को आयोजित हुआ हमारा रोज़गार मेला। सर, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में और पूरे प्रोसेस को सफल संचालन और सुव्यवस्थित ढंग से करने में आईटी विभाग का क्या रोल रहा? एक्चुअली ये पूरा जो एक्टिविटी है रिक्रूटमेंट का, पर्सनल डिपार्टमेंट ने किया जी। और आईटी विभाग का जो स्पेसिफिक रोल था जी। जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो अपने ऑनलाइन वैकेंसी नोटिस पब्लिश करते हैं जी। जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना, जो सॉफ्टेक ने बनाया, जो आईटी का डिपार्टमेंट आईटी का एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सोसाइटी है, उसमें बड़े कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ है, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया और इसमें कई डिपार्टमेंट, मुझे लगता है करीब 26 से 28 डिपार्टमेंट ने उनको इस्तेमाल किया और करीब लाखों के
तादाद में बच्चों ने अप्लाई किया। तो वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया जिससे पेपरलेस एप्लीकेशन हो गया। नहीं तो लोग पहले पेपर में जमा करते थे, उसको स्क्रूटनी करना वगैरह, देन यू जनरेट लॉट ऑफ अनप्रोडक्टिव मैंने वेस्ट। तो ये काम जो है आईटी डिपार्टमेंट ने किया और सॉफ्टेक ने किया आईटी के गाइडेंस से, और एनआईसी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ डिपार्टमेंट एनआईसी के पास गए तो उन्होंने भी जो एप्लीकेशन उनके पास भी है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना ये एक काम है। दूसरा, आईटी डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि पहला जो सीबीटी है जी, अपने जो रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने करवाया। और ये सीबीटी कराने से क्या हो गया कि जो पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है उससे हमें छुटकारा मिला। और जब ये इससे आपको तो मालूम है सीबीटी का एडवांटेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जी, हर कैंडिडेट जाता है, अपने बैठता है, उसको लास्ट तक ये नहीं मालूम कि कौन से सिस्टम में बैठेगा, वो रैंडमाइज होता है। जी, उसको जो क्वेश्चन वो आता है तो उसके पास वाले के क्वेश्चन से भिन्न होता है, हर बैच का अलग क्वेश्चन बनता है। तो ये और जो है रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये सिस्टम आईटी ने फैसिलिटेट किया डीब्रेट की मदद से, और करीब 300, 350, 400 पोस्ट जो भरे गए सीबीटी के माध्यम से। बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि डीब्रेट में ये आयोजित हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये पहली बार यहाँ पे हुआ था, तो कुछ विशेष अनुभव आप अगर शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से। हाँ, डीब्रेट ये एग्ज़ाम जो है सीबीटी बहुत सालों से करा रहा है, मेरे विचार से करीब 10 साल से। जी, क्योंकि आप आईएम के एग्ज़ाम लीजिए, जेडब्ल्यू लीजिए, गेट लीजिएगा, या बैंक के जितने एग्ज़ाम्स हैं, कुछ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ये कराते आ रहे हैं। तो बेसिक जो एक्सपर्टीज़ है, बेसिक जो नॉलेज है कि सीबीटी कैसे कराना, उसके लिए हार्डवेयर को कैसे आप सेट करना, कैसे ये इंश्योर करना कि कुछ भी माने इंट्रूशन ना हो, कोई दूसरा घुस के मतलब कोई मालवेयर यूज़ करके इसको बाहर ना निकाला जाए, वो एक्सपर्टीज़ डीब्रेट ने गेन किया है। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टेक की मदद से और डीब्रेट की मदद से कहा कि चलो हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एंड वी हैड गुड एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि कौन सा सिस्टम उसको अलॉट होगा, ये नहीं मालूम होता पास वाले का जो पेपर है इसके पेपर से बिल्कुल भिन्न होगा और हर बैच का अलग पेपर होगा जी। तो दिस हैज़ रियली हेल्प्ड एंड इट हैज़ हम सबके टीम में ये अब कॉन्फिडेंस आ गया है, यस हम सीबीटी अच्छी तरह कर सकते हैं और कंटिन्यूस बेसिस में एडमिनिस्ट्रेशन के हर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर आईटी सेवाएं जो प्रशासन दे रहा है वो नागरिकों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे सामान्य सेवा केंद्र सीएससीज। तो सीएससीज की उपलब्धता क्या है, रीच क्या है दीपों में? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर आजकल ऐसा हो गया है कि हर कोई जानता है क्या कॉमन सर्विस सेंटर है जी। और आज के दिन में करीब हमारे पास 110 के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर है। उसमें नॉर्थ एंड मिडल में करीब 44 के आसपास है, साउथ अंडमान में 54 है और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 9-10 के आसपास है। अब उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो समझे और जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करें। और काफ़ी लोग को बहुत फ़ायदा होता है कि हाँ चलिए आप कॉमन सर्विस सेंटर दे दीजिए, ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई कर दिया और जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपको डिजिटल साइंड आ जाता है अपने मेल में या कॉमन सर्विस सेंटर में। तो मेरे विचार से कॉमन सर्विस सेंटर दे आर एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैंडेट है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है सिटीजन के घर तक पहुँचे, इस मैंडेट को पूरा करने में कॉमन सर्विस सेंटर काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आईटी सेक्टर में हमारे युवाओं के लिए स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया। आप अगर देखेंगे, अगर हिस्ट्री हमारा पिछले 10-20 साल का, आईटी जस्ट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। जी। कोई भी यूथ जब अच्छा आईटी स्किल गेन कर लेता है, ही और शी फाइंड्स देयर ओन जॉब। तो आईटी क्या फैसिलिटेट करती है? ये करती है कि भाई इन फ्यूचर क्या क्या स्किल आने वाले हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये सजेस्ट करती हैं कि ये एरिया में आप प्रमोट करें एजुकेशन। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी इनिशिएटिव है जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, स्टार्टअप्स हो गया,
इसको कैसे प्रमोट किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। वो एक स्टेप हमने और लिया इसके तहत। एक 16 सीटर ITS शुरू किया गया जब इंटरनेट बहुत ही पुअर था यहाँ पर, सैटेलाइट बैंडविड्थ से मिलता था। तो इनिशियली पीपल केम फॉरवर्ड, आए, 6-7 सीट वॉज यूटिलाइज्ड। जब इंटरनेट की कैपेसिटी बढ़ गई तो पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दी होम, तो उसके टेकर्स नहीं थे। और फ्यूचर में भी एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहा है कैसे नास्कॉम को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे यहाँ IT एक पार्क बनाया जाए। बट कोरोना के बाद ना पूरा जो वर्किंग इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। एक समय था कि लोग IT पार्क की बात करते थे। तमिलनाडु में, चेन्नई में टाइडल पार्क है, आप हैदराबाद चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, अच्छे IT एरिया है जहाँ बहुत ही बड़े बड़े ऑफिस बने जी। कोरोना के बाद हाइब्रिड मॉडल हो गया, लोग घर से भी काम करते हैं, कुछ ऑफिस में आते हैं। तो इसीलिए अब जो IT प्लेयर्स है दे आर स्टिल स्टडिंग कि क्या मॉडल अडॉप्ट किया जाए और विच विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एंड आइसोलेटेड एरिया लाइक अंडमान। तो उसमें चर्चा चल रही है और सोचा जा रहा है कि कैसे यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए ताकि IT प्लेयर्स यहाँ अपना यूनिट लगाए और अपना सेटअप करें, ताकि युवाओं को उसमें रोजगार मिल सके। दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के आज के इस अंक में हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज की तारीख में सूचना और प्रौद्योगिकी की स्थिति और भावी योजनाओं के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा की और आगे आने वाली योजनाओं और संभावनाओं के बारे में हमको जानकारी दी प्रशासन में सूचना और प्रौद्योगिकी के विशेष सचिव डॉक्टर उत्पल शर्मा जी ने। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, इस पर विभिन्न पहलुओं की जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के अगले अंक में किसी और विभाग की भावी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।